हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपके जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो ज़्यादातर एसएससी के हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो सालों से हर बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि जो है आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है, या फिर पिता भी आ सकता है क्वेश्चन में, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म समाज के अलावा आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो कश्मीर के राजा थे अकबर द्वितीय, इन्होंने इनको जो है राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको दी थी? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी और रामकिशन मिशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बी आर अम्बेडकर जी ने श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, आरविले आश्रम की किसने स्थापना की थी? अरविंद घोष ने। ठीक है, आरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 में पुरंदर की संधि पर डैश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुगलों और मराठाओं के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। ठीक है, मुगलों और मराठाओं के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जयसिंह प्रथम जो कि मुगल साम्राज्य के सेनापति थे उस वक्त। ठीक है, और वहीं मराठाओं की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, मराठों की तरफ से कौन लीड कर रहे थे, मतलब कौन राजा थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के उस वक्त राजा कौन था, मतलब बादशाह कौन था? तो औरंगजेब का उस वक्त राज था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा की घटना हुई थी। और आपको मैं बता दूं, चोरी चोरा जो जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में ये जगह है उत्तर प्रदेश में। और ये कब हुई थी ये घटना? जो कि हुई थी 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 में। और इसी वक्त जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और इन्होंने ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ठीक है, 1920 से 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और 1922 में ये जो घटना होने पर इन्होंने ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर निम्न में से किस पर लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर मुस्लिम नागरिकों पर। ठीक है, गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर उस वक्त लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां पर हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। ठीक है, पानीपत में जो है 1526 की लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको बोलते हैं, जो कि किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर जीत गया था। कब हुआ था? 1526 में। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। और पानीपत कहाँ पर पड़ता है आज के समय में, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1601 में। ठीक है, 1601 में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और ये आपको याद रखना है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाने से पहले इसने जो है गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी 1571 में। उसके उपलक्ष्य में इसने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाना चालू किया था, यानी बनवाया था। ठीक है, 1571 में जो है गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और उसी के उस उपलक्ष्य में इसने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, और इसको जो है जीत का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, आगरा से 43 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आपको याद रखना है ये। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बुलंद दरवाजा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा द्वार है। ठीक है, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है,
और इसकी लगभग ऊंचाई जो है 54 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का डैश कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुपया। ठीक है, चांदी का सिक्का था, उसको रुपया बोला जाता था, जो कि किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसके अलावा जो है इसने जो है 3 सिक्के और चलाए थे, मतलब कि रुपया के अलावा 2 सिक्के और चलाए थे, जो थे एक तो तांबे का सिक्का था जिसको दाम बोलते थे, सोने का सिक्का था जिसको मोहर बोलते थे, और चांदी का सिक्का जो कि रुपया ही था। ठीक है, आपको याद रखना, तांबे को दाम बोलते थे, सोने को, सोने वाले सिक्के को मोहर बोलते थे, और चांदी के सिक्के को रुपया। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1540 में सूरी वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सूर वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 11। ठीक है, भाग 11 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है संविधान में। ठीक है, और ये संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं? भाग 11 में जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, जो कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि जब बच्चा दूध स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है उसमें दूध निकालने में मदद करता है। ठीक है, बच्चे को। तो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर डैश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत है जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। और आपको याद रखना है कि जो ये नंदा देवी पर्वत है ये भारत का सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसके अलावा जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो कि कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, और दूसरे नंबर का है नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। ठीक है, कल्हण जो कि जिसने पुस्तक लिखी है रासतरंगिणी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में डैश के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1206 और 1526। ठीक है, 1206 और 1526 का जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत काल बोला जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1206 में जो है सबसे पहले गुलाम वंश आया, यानी स्लेव डायनेस्टी आई। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी 1206 में? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसमें गुलाम वंश में जो राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन आदि जो है इसमें राजा रहे। कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक। इसके बाद खिलजी वंश आया। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की थी? 1290 में। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें राजा रहा था। ठीक है, और भी बाकी रहे थे। तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि 1290 से लेकर 1320 तक। फिर इसके बाद तुगलक वंश आया। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद जो राजा रहे थे तुगलक वंश में, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जो कि रहे थे 1413 तक। ठीक है, इसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो कि की थी खिज खां ने। ठीक है, तैमूर लंग का सेनापति था खिज खां, उसने सैयद वंश की स्थापना की थी, और इनका टाइम पीरियड रहा 1450 तक। फिर लोधी वंश आया जिसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, उसमें इब्राहिम लोधी अंत में जो है अंतिम राजा था, इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था। कब हराया था? 1526 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44वें। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को 1978 में जो है मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया था। और इसको किस उसमें रख दिया था? इसको रख दिया था, इसका नाम बदल कर दिया था, संपत्ति के अधिकार को बदल कर दिया था कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार इसको माना गया। ठीक है, कानूनी अधिकार के उसमें कैटेगरी में रख दिया था। कौन से अनुच्छेद में? 300 कै में। ठीक है, संविधान के 300 कै में इसको अब रखा गया है। वो भी किस नाम से? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, या फिर ये बोल सकते हैं वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर बात करें 100 ग्राम सोयाबीन में
कितना प्रोटीन होगा, तो वो लगभग 19 ग्राम के आसपास जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। एक 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको बोला जाता है मानव शरीर की सैनिक, या फिर बोल सकते हैं सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आपको बता दूं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, यानी इम्यून सिस्टम को जो कि पावर देती हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन और डिजीज से बचाती हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर को इन्फेक्शन और डिजीज से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को डैश में मनाया जाता है? तो आपको बता दूं, वीर कुंवर सिंह जो कि कहाँ से 1857 में कहाँ से भाग लिया था इन्होंने, कौन से स्टेट से? बिहार से, ठीक है। बिहार की अगर बात करूं, जगदीशपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ों द्वारा अपना मार्ग खोजने या आहार ढूंढने के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक, तो इनमें से कौन सी है? सोनार है, इको है, या रडार है, या फड़फड़ाना है? तो इनमें से सही आंसर है इको, यानी प्रतिध्वनि, ठीक है। प्रतिध्वनि के कारण ही जो है चमगादड़ जो कि अपना जो है रास्ता देखते हैं, अपना आहार खोजते हैं, और इनको जो है अंधेरे में तो दिखाई नहीं देता है, और इसलिए जो है ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इको, या फिर बोल सकते हैं प्रतिध्वनि का यूज़ करते हैं, और सामने वाली चीज़ से बच जाते हैं, ठीक है। उड़ते समय ही ये क्या करते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं जो कि इको साउंड होती है, इको प्रतिध्वनि, और जो टकरा के वापस आती है, मान लो कोई चीज़ सामने है तो उससे टकरा कर वापस आती है, तो उससे पता चल जाता है चमगादड़ों को कि सामने कोई चीज़ है, तो उससे वे बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, स्पेक्ट्रमी, पैराबैंगनी किरणें, एक्सरे किरणें, गामा किरणें को वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस कैटेगरी में है ये सारी तरंगे? ऑप्शंस है प्रकाश तरंगे, विद्युत तरंगे, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या फिर चुंबकीय तरंगे। तो इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये सभी जो हैं आपकी किस कैटेगरी में आती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे में, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो एक्स रे किरणें और गामा रे किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इसके अलावा जो है आपने जो है गामा रेस, बीटा रेस पढ़ा होगा, बीटा रेस जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना कि अल्फा रेस भी नहीं है, ठीक है, अल्फा रेस भी नहीं है, ठीक है। और कौन सी नहीं है? कैथोड रेस भी नहीं है, ठीक है, और कैनोड रेस भी नहीं है, ठीक है। कैनोड और कैथोड रेस विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। और बाकी ये सब जो है जो यहाँ पे लिखी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश संरक्षण नियम पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट जो कि ऊपर की तरफ जाता है वो कौन से नियम के कारण जाता है? कौन से संरक्षण के नियम के कारण जाता है? तो वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रेखिक संवेग, यानी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण ही रॉकेट ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि, यानी फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि को कहा जाता है डैश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्रव्य ध्वनि, यानी इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो कि कितनी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। इसके अलावा को मैं बता दूं, 3 टाइप की जो कि ध्वनि फ्रिक्वेंसी होती हैं, ध्वनि आवृत्ति होती है, कौन कौन सी होती है? अश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य, यानी इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, ठीक है। श्रव्य ध्वनि जो कि श्रव्य फ्रिक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक की होती है, ठीक है। 20,000 तक हर्ट्ज तक की होती है, आपको याद रखना है। यानी ऑडिबल जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, और प्रासर्वे जो कि जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जो कि 20,000 से ऊपर की होती है। 20,000 से ऊपर की जो होती है वो उसे बोलते हैं प्रासर्वे ध्वनि।